हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज धर्मेंद्र सक्सेना। आज मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे बात करने आया हूँ, जो 11th का चैप्टर है सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक यूज। ठीक है, ये चैप्टर का नाम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आज मैं पोस्टमार्टम करने वाला हूँ, इसलिए आपसे आग्रह अनुरोध रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो को अंत तक देखना है। ठीक है, तो आपकी हेडिंग लगी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, इसमें चैप्टर का नाम क्या है आपका, सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक यूज। ठीक है, मैं आगे बात आपको करूंगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पहले है क्या। ठीक है, तो मैं इसका पहले ये क्या दे दिया, मैं डिफिनेशन दे दूं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है क्या। ठीक है, मैं डिफिनेशन लिखा हूँ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज ए द साइंटिफिक स्टडी of the structure, properties, composition, reaction and preparation of carbon containing compounds like DNA, polymers, fuels, protein and bloods, प्लांट्स एनिमल्स सब आएगा इसमें। ठीक है, ये ईटीसी कहने का अर्थ है कि जो भी स्टडी हम करते हैं जहां कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कार्बन कॉन्टेनिंग कंपाउंड होना चाहिए। और किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। मतलब जो भी हाइड्रोकार्बन कंपाउंड है ना, हाइड्रोकार्बन के साथ मैं जो कह रहा हूँ, दीज आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन है। जिसमें कार्बन कंटेन है वो ऑर्गेनिक है, जो कार्बन अब्सेंट है वो इनऑर्गेनिक है। सिंपल सा याद रखिए, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड इज द ऑर्गेनिक कंपाउंड, या हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग कंपाउंड इज द ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ऑर्गेनिक आपको समझ में आ रही है। ऑर्गेनिक जो है आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट माना जाता है आपका केमिस्ट्री का, क्योंकि केमिस्ट्री को मैं तीन हिस्सों में इसको मैं डिवाइड कर सकता हूँ, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, इसमें से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो मेरे को पढ़ना है वो आपका चैप्टर है सम बेसिक कॉन्सेप्ट, सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक यूज। ठीक है, तो आपको इसका डेफिनेशन पता लग गया। अब मेरे को बात करना है एक चीज में, एक में चीज लिखा हुआ है कोटेनेशन। क्या है कोटेनेशन, ये क्या है ना, व्हाट इज दिस कोटेनेशन। कोटेनेशन इज a specific properties of carbon, coordination is a specific properties of carbon। एक अलग से ये इसका प्रॉपर्टीज है। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि इसके अंदर है कार्बन के साथ जो बॉन्ड बनती है वो कोवलेंट बॉन्ड बनती है। और कोवलेंट बॉन्ड इज रिजिड बॉन्ड, हार्डेस्ट बॉन्ड है कोवलेंट ऑल ओवर द बॉन्ड में। ठीक है, तो सबसे कठोर बॉन्ड कौन है, सबसे हार्ड बॉन्ड है, सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन है, तो आपका कोवलेंट बॉन्ड है। और कोवलेंट बॉन्ड कौन फॉर्म करता है, कार्बन। यही स्पेशल प्रॉपर्टी कार्बन के पास है जो ये क्या बनाता है, कोटेनेशन। कोटेनेशन क्या है, उसका स्पेशल जो आपका कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं कोटेनेशन प्रॉपर्टी इसके पास है। तो कोटेनेशन प्रॉपर्टी क्या है, कोवलेंट बॉन्ड बनाने की प्रॉपर्टी को ही क्या बोल रहे हैं हम लोग, स्पेशल प्रॉपर्टीज है, उसको हम कोटेनेशन बोलते हैं। तो कार्बन के कोटेनेशन एक स्पेशल प्रॉपर्टी है। क्यों, क्योंकि ये कोवलेंट बॉन्ड को फॉर्मेशन करते हैं। इसलिए आप डायमंड में देखिएगा कौन सा बॉन्ड है, तो कोवलेंट बॉन्ड होता है। और ये डायमंड जो है हीरा, वो कार्बन का प्रूफ होता है। ग्रेफाइट भी कार्बन का प्रूफ होता है। अब चारकोल देख रहे हैं कोयला जो बोल रहे हैं, कोल, कोल भी किसका प्रूफ है, कार्बन का प्रूफ है। इसलिए मैं कह रहा हूं आपको कि कोऑर्डिनेशन क्या है, क्योंकि कार्बन कौन सा बॉन्ड फॉर्म करता है, कोवलेंट बॉन्ड। कौन सा, कोवलेंट बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन करता है। और दिस इज वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, दिस इज वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। ठीक है, ये बॉन्ड कहाँ पाया जाता है, तो आपको डायमंड में। डायमंड में कौन सा बॉन्ड पाया जाता है, तो आप कहिएगा कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता है। ठीक है, और ये किससे बनी होती है डायमंड, तो आपको कार्बन से बनी होती है। ठीक है, कार्बन किसी भी चीज को मैं जलाता हूँ, कार्बन वहां से भी प्राप्त हो सकता है। आप एक कंबशन रिएक्शन पढ़े होंगे जिसमें आपको कोई भी चीज जलाइए, आप पेट्रोल जलाइए, कुछ भी जलाइए, तो उसमें क्या हो गया, आपको कार्बन होगा ही होगा। और कुछ भी आपको किसके ऑब्सेंस में, प्रेजेंस में जलता है, आपको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलता है, तो आप कहीं भी कहिएगा कि ये O2 मिलके क्या बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। जो धुआं होती है आपका कुहासा जो आंख में लगती है कटकट, वो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। ये आप पढ़े होंगे संयोजन अभिक्रिया के नाम से, जिसको कंबशन रिएक्शन भी बोलते हैं। अब देख लीजिए, ये कार्बन प्लस O2 मिलके क्या बना लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड बना लेता है। तो आप कहीं भी प्राप्त कर सकते हैं कार्बन को। कोयला जलाइए, कोयला को जब जलाते हैं धुआं निकलना स्टार्ट हो जाती है, वो फ्लेम किसका है, CO2 का है, उसमें भी क्या है, कार्बन है। क्या ये कार्बन आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है, नहीं है। केवल कार्बन से काम नहीं चलेगा,
कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड केवल कार्बन से काम नहीं, इसमें हाइड्रोजन भी होना जरूरी है, इसलिए ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या होना चाहिए, कार्बन प्लस हाइड्रोजन दोनों होगा तो ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलेंगे, ओनली कार्बन से काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो कोटेशन आपको समझ में आ गई, कोवलेंट बॉन्ड समझ में आ गया। ऐसे बॉन्ड का मैं बात कर लूंगा तो बहुत सारा है। आपका आयनिक बॉन्ड है जो NaCl में पाया जाता है, ठीक है। फिर आपका एक हाइड्रोजन बॉन्ड है जो वाटर में पाया जाता है, और फिर आप कोवलेंट बॉन्ड बात कर लीजिए, मेटल में मेटालिक बॉन्ड होता है, ठीक है। तो ये सब बॉन्ड है, वान डबल फोर्स अट्रैक्शन है, तो ये सब बॉन्ड है जिसमें सबसे हार्ड बॉन्ड जो है आपका कोवलेंट है और सबसे वीक वान डबल फोर्स अट्रैक्शन है, तो ये आप याद रख लीजिएगा अलग से। अब मैं बात करने वाला हूँ आपका जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये सबसे बेस्ट, बहुत ही मजेदार कहानी, आप सुनिएगा गौर से। ये बात है लगभग 1780 के आसपास, ठीक है। 1780 के आसपास जो ये धारणा बनी हुई थी कि हम लोग इनऑर्गेनिक कंपाउंड को तो लैब में फॉर्मेशन कर ही सकते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम लोग लैब में नहीं बना सकते। ये कहाँ की धारणा बनी है, 1780 1718 का ये विचारधारा थी, मानसिकता थी, थॉट से कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को मैंने चेक कर लिया, सब कुछ देख लिया, सारा साइंटिस्ट इसमें अपना हाथ खड़े कर चुके हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब में बनाना पॉसिबल नहीं है। इसमें कई साइंटिस्ट निकल के आते हैं आगे, इसका नाम था बर्जीलियस। क्या नाम था, बर्जीलियस। साइंटिस्ट का नाम याद रख लीजिए, बर्जीलियस। क्या नाम है इसका, बर्जीलियस। ये आपका साइंटिस्ट है। ये पूरा कंफर्म कर दिए कि वाइटल थ्योरी से, इसका वाइटल फोर्स थ्योरी है। क्या नाम है इसका, वाइटल फोर्स थ्योरी, वाइटल फोर्स थ्योरी है, ठीक है। कौन प्रपोज किए हैं ये, तो ये किए हैं बर्जीलियस। बर्जीलियस ये कह रहे हैं कि जैसे हम लोग ब्लड को फॉर्मेशन, सही बात है कि ब्लड को मैं अभी तक नहीं लैब में बना पाया, क्या आप ब्लड को बना सकते हैं लैब में, नहीं बना सकते। मसल्स को बना सकते हैं आप लैब में, नहीं बना सकते। तो कुछ तो रियल का नहीं बना सकते हैं, लेकिन ऐसा कहना गलत था कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में बना ही नहीं सकता हूँ, ये बात गलत थी। हाँ, कुछ अभी भी है ब्लड का फॉर्मेशन, आप ब्लड को फॉर्मेशन अभी तक भी लेबोरेटरी में नहीं हुई है, इसलिए ब्लड डोनेट ही करना पड़ता है। आपको पता है, ब्लड डोनेट ही करना पड़ता है। आपको ये कमेंट में भेजना है, आप पढ़े, आप बायोलॉजी के स्टूडेंट होंगे अगर, तो आपको ये कमेंट करना है कि जो ब्लड ग्रुप है वो कितना है, और कौन ब्लड ग्रुप एक्सेप्टर है, कौन डोनर होता है, जो ऐसा ब्लड ग्रुप जो सबसे ले सकता है और ऐसा जो सबको दे सकता है, वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। आपका कमेंट का इंतजार रहेगा, ठीक है। तो मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछ के आप कमेंट करिएगा। बर्जेलियस का बात पे आइए, अब ये कौन सा थ्योरी दिया हुआ है, ये वाइटल फोर्स थ्योरी दिया है। इसमें ये सिद्ध हुआ कि हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब में बना नहीं सकते, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। होगी बात, चला थोड़ा दिन, लेकिन कुछ दिनों के बाद क्या हुई, कुछ चीज बन गई लैब में। क्या बन गई, लैब में बन गई। कब बन गई, तो लगभग मैं अप्रोक्स बोल सकता हूँ 1828 के आसपास। कब का बात है ये, 1828 के आसपास। एक साइंटिस्ट का नाम है एफ बोलर, एफ बोलर, ठीक है। ये एफ बोलर क्या कर रहे हैं, गलती से एक लैब में किसको, अमोनियम साइनाइड को गर्म कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, अमोनियम साइनाइड को गर्म कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, अमोनियम साइनाइड को गर्म कर रहे हैं। क्या नाम है उसका, उसका नाम है आपका एफ बोलर। एफ बोलर क्या कर रहे हैं, ये तो आपको समझ में आ गया बर्जीलियस के बारे में। ये कह चुके हैं कि हम लोग लैब में किसको, ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिंथेसाइज नहीं कर सकते, बना नहीं सकते, संश्लेषण नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन ये चीज वाइटल फोर्स थ्योरी आपको ये गलत हो जाती है कब, अप्रोक्स 1828 ईयर्स एडी में, कि ये चीज गलत हो गया। कौन गलत किया है, तो एफ बोलर किया है। अब कैसे गलत किया, तो देख लीजिए, इसका जो कुछ रिसर्च था, उस रिसर्च के लिए ये लैब में कुछ चीज गर्म कर रहे हैं। गर्म क्या कर रहे हैं, ये गर्म कर रहे हैं आपका अमोनियम साइनाइड। क्या गर्म कर रहे हैं, अमोनियम साइनाइड, अमोनियम साइनेट, ये गर्म कर रहे हैं। अब देखिए फॉर्मूला क्या है अमोनियम साइनेट का, NH4CnO। इसको ये कर रहे हैं हीट। क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, मतलब इसको गर्म कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। इससे क्या बन जा रही है, CO बन रही है, N2 बन जा रही है, और यहाँ पे N2 बन जा रही है। और ये फॉर्मूला है आपका यूरिया का। किसका फॉर्मूला है ये, यूरिया का। और यूरिया जो है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। यूरिया इज ए ऑर्गेनिक कंपाउंड, यूरिया इज ए
ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब तो बात फैल गई कि जो बर्जेलियस कह रहा है इसका थ्योरी तो गलत हो। कौन सा थ्योरी? वाइटल फोर्स थ्योरी। क्यों? क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड लैब में बना ली गई और इसको भी नहीं पता है, इस लल्ला को, एबोलर को, कि हम क्या बनाए हैं। एक अपने अपने गौरव कर रहा था ना, कि गलती से बन गया। अब गलती के चक्कर में अगर थ्योरी गलत हो जाएगा। कौन सा थ्योरी गलत हो गया? वाइटल थ्योरी गलत हो गया। वाइटल थ्योरी क्या हो गई इसका? गलत हो गई। जो कौन दिए थे? बर्जीलियस दिए थे। कौन दिए थे? बर्जीलियस नामक साइंटिस्ट दिए हैं। ये चीज हो गई गलत। ठीक है। अब पता लगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड बना सकते हैं। अब तो एक तो गलत कर ही दिया, कुछ साइंटिस्ट और आ गए उसमें, और इसमें आके क्यों करने वाली बात कर दी, मतलब खोज कर दिए। अब एक और खोज कर दी एसिटिक एसिड का। एसिटिक एसिड का खोज कर दिया, मतलब CH3COOH। ये एसिटिक एसिड का फॉर्मूला होता है CH3COOH। इसका खोज कर दिया कोलवे। क्या नाम था इसका? कोलवे। कोलवे साइंटिस्ट क्या किया? ये एसिटिक एसिड का खोज कर दिया। ये भी क्या था? ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ये भी क्या है? और ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड निकला। अब थोड़ा सा समझ में आता है कुछ दिनों के बाद फिर क्या हो रहा है। लगभग ये जो ना खोज किए थे, आप अगर ऐसे तो आपको डेट से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, फिर भी आपको मन में जिज्ञासा है कि सर जी इसका डेट होता था। हाँ ठीक है, 1845 के आसपास ये चीज आपका खोज हुआ था। ठीक है। कोल्बे क्या खोज किया? एसिडिक एसिड का। फिर 1856 आया। 1856 में एक और चीज का खोज हो रही है, मीथेन का। किसका खोज रही है? मीथेन का। मीथेन का भी खोज कर दिए बर्थेलॉट, है ना। बर्थेलॉट नामक वैज्ञानिक क्या कर दिए? इस मीथेन का खोज कर दिया, जिसका फॉर्मूला CH4 होता है। और ये भी क्या है? दिस इज ए ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड। बात समझ में आ रही है आपको? ये भी क्या हो गया? एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अब इसका थ्योरी क्या हो गई? गलत। क्या? गलत हो गई। वाइटल थ्योरी पूरा तरह से क्या हो गई? ध्वस्त हो गई, खत्म हो गई। अब इसका कहना था कि इनका कहना था कि नहीं, जो पेड़ पौधे हैं, सेलुलोज है, डीएनए है, ब्लड है, प्रोटीन्स है, इसको हम लोग नेचुरल फॉर्म में ले सकते हैं। नेचुरल फॉर्म में हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्राप्त कर सकते हैं। हम आर्टिफिशियल नहीं कर सकते, मतलब उसको बना नहीं सकते। है तो ऑर्गेनिक कंपाउंड, एग्जिस्ट करता भी है, मानता भी है, डीएनए में है, प्रोटीन्स में है। ठीक है। ग्लूकोज में आप देख रहे हैं कार्बन है, उसमें हाइड्रोजन है। आप शुगर का फॉर्मूला आप देखते हैं CCH12, सॉरी C12H22 और O11, ये आपका शुगर का फॉर्मूला है। ग्लूकोज का फॉर्मूला देखते हैं C6H12O6, ये आपका ग्लूकोज का फॉर्मूला है। कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला वही होता है। ठीक है। ये आपका शुगर का फॉर्मूला है। अब देख कहने का अर्थ है कि ये जो सब कंपाउंड है, ये तो ठीक है, सब था यहाँ पे, लेकिन लैब में नहीं बनाया जा सकता। ये वाला बात कौन मना कर रहा था? बर्जिलियस कर रहे थे। बात गलत हो गई। कब? 1828 में बात गलत हो गई। कौन गलत कर दिए हैं? एफ बोहलर साइंटिस्ट क्या किए? एक चीज गर्म कर रहे थे, अमोनियम साइनेट को गर्म कर रहे थे, तो क्या बन गया? यूरिया प्राप्त हो गई। और यूरिया क्या है? एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसके बाद फिर कौन आ रहा है? 1845 में कोलवे आ रहे हैं, जो एसिटिक एसिड का फॉर्मूला दे दिए। अब वो खोज कर दिए उसका, ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड था। और समय बीता, 1856 आ गई। इसमें फिर से एक साइंटिस्ट आ रहे हैं जिसका नाम है बर्थेलॉट। बर्थेलॉट क्या किया? मीथेन का खोज कर दिए। ये भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड ही था। अब बात सिद्ध हो गई कि ऑर्गेनिक कंपाउंड हम लैब में बना सकते हैं, तो जाके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फॉर्मेशन हो गया और आज हम लोग पढ़ते हैं इसको। तो अब मैं बता रहा हूँ आपको कि इसका क्या और कंसेप्ट है इसमें, कि हेडिंग है आपका टेट्रावैलेंस ऑफ कार्बन सेफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और सेफ्स ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। कहने का अर्थ है कि जो कार्बन है उस पर थोड़ा स्टडी करना पड़ेगा। ठीक है। तो आपको पता होगा कि कार्बन जो है आपका एटॉमिक नंबर का बात कर ले, इसका 6 है, एटॉमिक वेट इसका 12 है। ठीक है। और ये जो आप कहिएगा कि कार्बन आपका जो है ना, क्या बोलते हैं इसके, क्या इसका आइसोटॉप्स है? हाँ, तो आइसोटॉप इसका है। अब एक आइसोटॉप क्या होती है? जिसका एटॉमिक नंबर सेम होती है, एटॉमिक वेट अलग अलग होता है, उसको आइसोटॉप बोलते हैं। ठीक है। तो कार्बन का आप देखिएगा कि कार्बन जो है आपका ये 6 है और ये आपका 13 भी होता है। तो कार्बन का दो आइसोटॉप्स है ये। ठीक है। कार्बन 6 12 भी होता है, कार्बन 6 13 भी होता है। ठीक है।
तो ये आइसोटॉप्स इसका कार्बन का होता है, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आइसोटॉप्स मतलब एटॉमिक वेट क्या है, एटॉमिक नंबर क्या है सेम, एटॉमिक वेट क्या है अलग अलग है, तो ये आइसोटॉप्स हो गया। तो कार्बन का प्रॉपर्टी ये होगी। फिर मैं बात करता हूँ कि कार्बन की वैलेंसी की मैं बात कर लूँ, कार्बन का अगर मैं वैलेंसी का बात करूँ तो वैलेंसी आपको निकालने आ रहा होगा 2 8 8 8 18 18 करके आता है। तो कार्बन में कहिएगा इलेक्ट्रॉन कितना है, 6 है। कितना इलेक्ट्रॉन है इसमें, 6। तो मैं कैसे सजाऊंगा, पहला रूम में दो दो इलेक्ट्रॉन रखना है, रख दिया मैंने, ठीक है। पहले रूम में 2 इलेक्ट्रॉन रखना है, मैंने रख दिया। और दूसरा रूम में 8 इलेक्ट्रॉन रखना है, कितना रखना है, लेकिन इसके पास कितना बचा हुआ है, 4 इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है, तो कितना रखेगा ये, 4। अब होता है वैलेंसी का अर्थ होता है कि या तो आप 4 हटा लो या 4 गो इलेक्ट्रॉन लेके आओ, ताकि आपका ये 8 गो जो रूम है वो भर जाए, ठीक है। मैं वैलेंसी को ऐसे समझा सकता हूँ कि अगर मान लीजिए, क्योंकि मैं थोड़ा सा इसका पूरा पोस्टमार्टम ही कर दूँ आपको, कार्बन के बारे में पूरा समझ लीजिए। तो मैं आपको कह रहा हूँ, एक बात सुनिएगा, कार्बन का जो है इलेक्ट्रॉन कितना है आपका, तो वैलेंसी थोड़ा समझ लीजिए। आपका 6 होता है, तो मैं 2 और 4 लिख दिया। और इसकी वैलेंसी जो होता है, वैलेंसी जो होता है इसका 4 है, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है इसका 4 होता है। क्यों होता है मैं बता रहा हूँ आपको। आपको याद रखना, वैलेंसी फाइंड करने के लिए 2 रखना है, 8 8 18 18 रखना है, ठीक है। अब कैसे फाइंड आउट करते हैं मैं बता रहा हूँ आपको। फाइंड आउट ऐसे करते हैं, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, जैसे देख लीजिए, मैं कह रहा हूँ कार्बन का ही बात कर लीजिए। अगर कार्बन के पास कितना है, 6 इलेक्ट्रॉन है, तो मैं कह रहा हूँ कि मैं रूम मालिक हूँ, है। और मैं कह रहा हूँ कि जब तक आप मेरे को 2 रूम नहीं भरेगा, आपका दूसरा रूम हम नहीं देने वाले हैं। पहला रूम भरना है, फिर दूसरा देने वाले हैं, ठीक है। तो कंडीशन ये है कि अगर 2 रूम भर जाती है तो सेकंड रूम खुलेगा, और उस रूम में या तो आप खाली रखिए या तो 8 को रखिए, इसके बीच में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं चलेगा, ठीक है। अब हुआ क्या, मैंने गया और रूम लेना स्टार्ट किया, तो मैं 2 बंदे को रख दिया पहले रूम में, और मेरे पास कितना आदमी है, 6 आदमी है, ठीक है। तो 2 बंदे इस रूम में एडजस्ट कर गए, कर गया 2 का बच्चा, 2 आदमी रह गया। अब मेरे पास बचा 4 आदमी। अब मैं दूसरा रूम कहने जा रहा हूँ, मालिक कि आप ना ये रूम खोल दो। बोला कितना आदमी है, तो 4 आदमी। बोला कि नहीं चले चलेगा, या तो आप यही रूम के लेके संतुष्ट हो जाओ, या 4 आदमी और लेके आओ, जब तक 8 नहीं भरेगा मैं दूसरा रूम नहीं खोलूंगा, ठीक है। अब मेरे को मन में आएगा, 2 काम कर सकते हैं, या तो मैं ये कह सकता हूँ कि 4 बंदे को, भाई आप अपने से ले लो, मेरे से नहीं होने वाला रूम खुद ही खोज लो, या मैं ये कहूंगा कि 4 को फोन कर लेता हूँ, दोस्त मैं स्टेशन पे हूँ, तुमको रूम मिला, बोला कि नहीं, तो आ जाओ आप, है ना, आ जाओ, मेरे 4 आदमी कमरे हैं, आप ही आ जाओ। तो ये क्या करेगा, या तो इलेक्ट्रॉन को ले आएगा या तो इलेक्ट्रॉन को हटा लेगा। इलेक्ट्रॉन लाने और हटाने की ही प्रक्रिया क्या बोलते हैं, वैलेंसी बोलते हैं, सिंपल सी बात है। तो ये व्यक्ति क्या कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं इस समय, या तो 4 व्यक्ति को हम हटा ही ले कि नहीं, छोड़ो अपने हिसाब से रूम ले लो, मैंने करवा सकता है तेरा रूम, या 4 आदमी खोज लो, जब 8 आदमी हो जाना तो अपना रूम ले लेना। लेकिन ये हटा भी सकते हैं, ला भी सकते हैं। तो मन में आया कि नहीं, 4 इलेक्ट्रॉन खोज लेते हैं, मतलब 4 व्यक्ति को ले आते हैं, तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। एक बताइए, इसको पूरा करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन लाना पड़ा, कितना लाना पड़ा, 4 इलेक्ट्रॉन लाना पड़ा। यही होता है वैलेंसी। बात में फिट दिमाग में बैठ गई। वैलेंसी सिंपल सी बात है कि जो इलेक्ट्रॉन लाने में या हटाकर हमको ऑक्टेट जो पूरा कर रहे हैं, इस मालिक का जो बात मानने के लिए जो हम किए हैं, या तो 2 होना चाहिए या तो 8 होना चाहिए, रूम पूरा फुल होना चाहिए तो पूरा खाली होना चाहिए, 2 ही बात पे काम करेगा ये। अगर आपको कम लग रही है तो लेके आओ, आपको ज्यादा लग रही है तो हटा लो, है ना। तो कहना का अर्थ है कि हम कैसे वैलेंसी निकालेंगे, तो वैलेंसी आप कार्बन का कैसे निकालिएगा, कैसे, 2 लिखिएगा और 4 लिखिएगा। अब कहिएगा इसमें 4 ऐड करेंगे तब ना इसका बात माना जाएगा, पूरा बात कब मानेंगे, जब 4 ले आएंगे तब। इसलिए इसका वैलेंसी कितना होता है आपका, वैलेंसी आपका 4 होता है। इसलिए ये क्या बोलते हैं, इसको टेट्रा वैलेंस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टेट्रा वैलेंस बोलते हैं। अब इसी प्रकार से बहुत सारा वैलेंसी आप निकाल सकते हैं, जैसे मैं एक और निकाल के आपको दिखा दूं, किसका, आपका सोडियम का मैं दिखा दूं, ठीक है। इसका 11 होता है, तो 2 एक रूम भर गई, 8 एक रूम भर गई, ठीक है, 2 है 8 वो भर गई। अब अगला रूम कौन है आपका, 8 है। अब एक बंदा बचा हुआ है, एक बंदा बचा, तो 7 आदमी ढूंढ ढूंढ के नहीं लाएंगे, इसी को हटा देंगे, क्या करेंगे, इसको हम गायब कर देंगे, बोले कि आप खोज लो अकेले, हमसे रूम नहीं होने वाला है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इसको हटा दूंगा, तो हटाए कितना हम, 1, इसका वैलेंसी 1 होगा। कि मैं बोला कि या तो हटा के स्टेबल हो सकते हैं या तो ला के स्टेबल हो सकते हैं, हटा दिए तो भी स्टेबल हो सकते हैं, तो उसका वैलेंसी 1 हो जाएगा। लाए हैं कितना, उस हिसाब से वैलेंसी बोल सकते हैं कि उसका वैलेंसी इतना होगा। इसमें क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो आप ये कब हटाएंगे कब लाएंगे, तो आप देख लीजिए 4 से अगर कम है,
3 2 1, तो आप हटा दीजिएगा, क्या कर दीजिएगा, हटा दीजिएगा। लेकिन 5 6 7 सब आ रहा है, 5 6 7 आ रहा है, इलेक्ट्रॉन आप ले आइएगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन क्या करिएगा, ले आइएगा। इसमें हटाइएगा एक, तो वैलेंसी 1 होगा। अगर मैग्नीज का बात करिएगा आप, मैग्नीज का 12 होता है ना, तो क्या करिएगा, 2 8 करिएगा, यहाँ पे 2 आ गया, तो 2 आप तो हटाने में आपको फायदा है, 6 आदमी कहाँ से ढूंढ के लाइएगा, 2 हटाइए दीजिए, तो 2 जो हटा दिए ना वही आपका वैलेंसी हो गया, तो हो जाएगा वैलेंसी इसका यही होता है, ठीक है। और फिर इसी के साथ साथ कहेगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब आपके पास जो फालतू था वो होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो आपके पास फालतू कई गो है, कई गो आदमी फालतू है, 2 गो आदमी फालतू है, वही होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। आइए फालतू को हटा के जो स्टेबल हुए हैं आप, वही होता है आपको वैलेंसी। तो जो इलेक्ट्रॉन ले करके हम लोग ऑक्टेट पूरा कर ले या हटा के ऑक्टेट पूरा कर ले वो होती है वैलेंसी। और जे आपके पास जो इलेक्ट्रॉन फालतू होता है वो होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आ गई आपको, एकदम क्लियर है, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा, अगर नहीं आप तो ऐसे में वैलेंसी का पूरा फुल वीडियो डाल के रखा हूँ, आप जाके पीछे वीडियो में देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं फिर भी समझाने की पूरा कोशिश किया हूँ, आप समझ गए होंगे बात को, ठीक है। अब मैं चलता हूँ इसके शेप पे, मैंने इसका बात कर लिया। अब ये होता है कि इसका जो दिखाता है ये टेट्रा वैलेंसी क्यों दिखाता है, इस टेट्रा क्यों कह रहे हैं इसको, क्योंकि इस 4 बॉन्ड बनाता है, 4 इसके पास वैलेंसी है, 4 बॉन्ड बनाएगा ये, तो 4 जो बॉन्ड बनाता है तो ये कैसा शो करेगा, टेट्रा वैलेंसी शो करेगा, क्या करेगा, तो ये होता है टेट्रा वैलेंस। क्या इसका शेप कैसी हो जाती है, टेट्रा वैलेंस। अब कैसे बात चलेगा, तो देख लीजिए, मैं जैसे कार्बन में मीथेन का बात कर लूँ, किसका बात कर लूँ, मीथेन का, तो ये आपका शेप का मैं बात कर लूंगा थोड़ा सा, कि अगर मान लीजिए sp एक शेप है, हाइब्रिडाइजेशन इसको बोलते, क्या बोलते हैं इसको, हाइब्रिडाइजेशन, क्या बोलते हैं, हाइब्रिडाइजेशन। अगर sp होता है तो इसको लीनियर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लीनियर, क्या बोलेंगे इसको, लीनियर बोलेंगे, लीनियर बोलेंगे। इसका एंगल कितना होगा, 180 डिग्री, ठीक है। अगर sp2 होता है, sp2 होता है तो ट्राइएंगुलर बोलेंगे, ट्राइएंगुलर, 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 ठीक है। इसकी कितना ये आएगा, 120 डिग्री आता है इसका एंगल, ठीक है। कितना डिग्री आएगा इसका, 120 डिग्री एंगल आता है। फिर आपका आएगा sp3, क्या आएगा, sp3, इसको बोलते हैं टेट्राहेड्रल, क्या बोलते हैं, टेट्राहेड्रल, हेड हेड्रल, 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 टेट्राहेड्रल, एक हेड्रल, ठीक है। टेट्राहेड्रल, इसका बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा, 109.5 होता है, कितना होता है, 109.5 हो जाती है, 100 यहाँ लिख देता हूँ, 109.5 हो जाएगा। तो आप 3 को कम से कम याद रख लीजिए। sp हाइब्रिडाइजेशन आता है तो उसका एंगल, उसका शेप कैसा होता है, तो लीनियर होता है। और sp2 आता है तो आपका ट्राइएंगुलर होता है, इसका एंगल आपका 120 डिग्री होता है। और sp3 आएगा तो टेट्राहेड्रल आएगा, और इसका जो शेप होगा वो टेट्राहेड्रल होगा, इसका जो एंगल होगा 109.5 डिग्री होने वाला है, ठीक है। तो आपको ये चीज, तो इसका क्या होगा, sp3 होगा, क्या होगा, sp3। और कैसा शेप होगा, तो टेट्राहेड्रल होगा, क्या होगा इसका शेप, टेट्राहेड्रल होगा। बात समझ में आ रही है आपको, तो ये इसका आपका टेट्राहेड्रल शेप होने वाला है। तो कार्बन को याद रखिएगा आप, इसका शेप कैसा होता है, टेट्राहेड्रल होता है, ठीक है। अच्छा, फिर इसमें आता है कि कार्बन का जो हम लोग अगर ये कहें आपको, इसके साथ साथ कि इसका जो फ्यूल है, जैसे फ्यूल, तो फ्यूल में भी तो कार्बन का ही अप्रूफ है। तो मैं ये सोचता हूँ कि ये फॉर्मूला जो बना आपका CH4, मैं थोड़ा सा आगे बात करूंगा, अभी डिटेल इसका बात मैं नहीं कर रहा हूँ अभी। आपका ये आप याद रखिएगा थोड़ा, कि जो CH4 आया वो कहाँ से आया है, तो आपको थोड़ा बहुत याद होगा, CnH2n+2, ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। और ये जो है मीथेन जो होता है, मीथ, उसमें नंबर ऑफ कार्बन 1 है ना, इसलिए जो शो कर रहा है वो नंबर ऑफ कार्बन को शो करता है, इसलिए मैं यहाँ पे रख करके बना सकता हूँ फॉर्मूला। देख लीजिए कहाँ से आया है, C1 हो गया। अब देखिए 2 एक 2 हो जाएगा, यहाँ 2 4 हो गया कि नहीं होगा, तो मैं इसको CH4 बोल देता हूँ, यही से फॉर्मूला आया है, ठीक है। तो आप ये फॉर्मूला याद रख लीजिएगा, CnH2n+2, ये अल्केन का फॉर्मूला है, किसका फॉर्मूला है, अल्केन का। जब मैं इसको
डिटेल में पढ़ाऊंगा तो पूरा बात बता दूंगा। अभी थोड़ा सा याद रख लीजिए कि मीथेन जो है अल्केन का सॉरी अल्केन से ऐसी सब हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। फिर क्या मीथेन कहाँ मिल सकता है, कैसे पता चलेगा? तो जो आप घास सड़ जाती है ना, जब बाढ़ आ जाती है, तो बाढ़ आता है ना, तो देखिए कुछ दिनों के बाद जब बाढ़ खत्म हो जाती है तो फिर आप देखिएगा अजीब स्मेल आता है। वो घास जब सूखता है मतलब गलता है ना, तब जो स्मेल आती है वही क्या है, मीथेन है, ठीक है। या गोबर को भी हम लोग गोबर गैस जो बनाते हैं तो उसमें मीथेन ही गैस अट्रैक्ट करते हैं हम लोग। उसको पूरा घोल देते हैं पूरे से और ड्राम में पूरी बंद कर दी और उसको ऑक्सीजन के ऑब्सेंस में क्या होने दिया, एकदम उसके अंदर रिएक्शन होने दिया। इसके बाद वो गैस जो निकलता है उसको हम कहाँ डाल सकते हैं, कहीं स्टोरेज कर सकते हैं, उससे हम खाना बना सकते हैं। तो हम इसको बायोगैस के रूप में ही उपयोग कर सकते हैं मीथेन को, ठीक है। तो ये इसको खाना बनाने में उपयोग कर सकते हैं, गोबर से भी बना सकते हैं हम लोग। जो भी कंपोस्ट है, जो भी घास है, उसको गला के जो स्मेल आती है वही मीथेन होता है, ठीक है। तो मैं आज का क्लास जो है, आज का टॉपिक मेरा यही था, है ना। और तो आज के लिए मैं आपको मैं समझा लिया लगभग लगभग। आप वीडियो अंत तक देख लीजिए, ठीक है। और समझिएगा बात को कि आज जो आपको मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये पहला लेक्चर था और आशा है कि आप लोग ये वीडियो को देखें इसको पूरा अंत तक और इससे कुछ समझें और इससे मदद लेकर के अपना कंसेप्ट क्लियर करें। और आपको अच्छी लगती है तो फिर आप कमेंट करके जाइएगा और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों में शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए ये मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ आज का क्लास। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।